आज का पहला आर्टिकल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में है। आज हम देखेंगे बेसिक्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंट होता है और इलेक्शन कमिश्नर्स कैसे अपॉइंट होते हैं। तो पहले बेसिक और कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की बेंच ने वर्डिक्ट दी थी कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो अपॉइंट किए जाएंगे सीजेआई प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन प्लस पीएम। ये 3 लोगों की एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेगी। तो यहाँ पर ये न्यूज़ इसलिए आ रही है, गवर्नमेंट ने इस रूल को बदलते हुए यहाँ से सीजेआई को कट्टम कर दिया। मतलब सीजेआई की जगह इन्होंने यहाँ पर पीएम कोई एक मतलब पीएम के हिसाब से जो आदमी एक्सपीरियंस होगा उसको रखा जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ न्यूज़, ये मतलब कंटेक्स्ट है इसका। अब आप देख लीजिए क्या बात कही गई है। आप देख सकते हैं पहले बात कही गई थी पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपको यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है ये एक स्टैट्यूटरी ऑफिस है। स्टैट्यूटरी ऑफिस, ये एक स्टैट्यूटरी ऑफिस है जिसका प्रोविज़न हम सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन द पार्लियामेंट एक्ट 1977 में देख सकते हैं। मतलब 1977 में सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन अ पार्लियामेंट करके एक्ट आया था। उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन का वर्ड फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था और इसका यूज़ करके इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड किया गया। स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड करने का मतलब हो जाता है आपको सैलरी भी मिलेगी, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन है, मतलब हर पार्टी का कोई लीडर होता है। तो पार्लियामेंट में भी क्या प्रोविज़न है कि डेमोक्रेटिक प्रोविज़न होता है, जिसमें डेमोक्रेसी में ये प्रोविज़न होते हैं कि अपोजिशन को सम्मान दिया जाएगा, उसके व्यूज़ को लिसन किया जाएगा और व्यूज़ को लिसन करने करने के बाद उसको अप्लाई किया जाएगा। मगर इसकी एक कंडीशन थी कि आपको 10% पार्लियामेंट की जितनी टोटल सीट है वो प्राप्त होना चाहिए। अब 10% अप्रॉक्स 52 सीट या 55 सीट होती है, तो ये 52 या 55 सीट प्राप्त होना चाहिए। मगर लीडर ऑफ अपोजिशन को ये प्राप्त नहीं हो पाई, तो अभी तक इन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा कांग्रेस को बीजेपी ने नहीं दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब कमेटी में लीडर ऑफ अपोजिशन ही नहीं है तो क्या होगा, अब लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी को लीडर ऑफ अपोजिशन कमेटी के लिए मान लिया जाएगा। यहाँ पार्लियामेंट में उन्हें स्टेटस नहीं मिला है, मगर कमेटी के लिए उन्हें लार्जेस्ट जो पार्टी है उसको लीडर ऑफ अपोजिशन मान लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीजेआई का रोल ख़त्म हो गया। अब बेसिक्स देख लेते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बेसिक्स क्या है। पहली बात यह है, इलेक्शन कमीशन जो स्टेबलाइज हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, वो 25 जनवरी 1950 को स्टेबलाइज हुआ था। इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जो एडमिनिस्टर करती है यूनियन और स्टेट इलेक्शन को। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कंडक्ट कराती है लोकसभा के इलेक्शन, राज्यसभा के इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के और प्रेसिडेंट के ऑफिस के और वाइस प्रेसिडेंट के। ठीक है, ये कंसर्न नहीं रखती है पंचायत के इलेक्शन से और म्यूनसिपाल्टी के इलेक्शन। आप एक चीज़ जान लीजिए, जो पंचायत एंड म्यूनसिपाल्टी के इलेक्शन होते हैं, इसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टेबलाइज किया गया है 72 और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हिसाब से जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टेबलाइज किया गया है 73rd। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है पंचायत के इलेक्शन को, म्यूनसिपालिटीज़ के इलेक्शन को। ठीक है, ये हमने देखा। और जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं, स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल के हो रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा के, यहाँ पर हमने इतनी चीज़ देख ली।
वही बात बताई गई है कि सेपरेट इलेक्शन कमीशन होता है किसके लिए, पंचायत के लिए और म्यूनसिपाल्टीज़ के लिए। हम जानते हैं पार्ट 15, ये इम्पोर्टेंट है। कभी कभी पीसीएस लेवल पर और यूपीएससी लेवल पर एक स्टेटमेंट पार्ट से रिलेटेड डाल दिया जाता है कि कौन से पार्ट में किस चीज़ के बारे में बात की गई। तो हम ये अच्छी तरह से रट लें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक बात की गई है, जो पार्ट 15 में आता है, और इसका जिक्र इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी है। ये इसके प्रोविज़न है कि कहाँ कहाँ प्रोविज़न दिए हुए हैं, कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी, कैसे अपॉइंटमेंट होगा, ड्यूटीज़ क्या होगी। ठीक है, अब देखना है, हम अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हाउ चीफ इलेक्शन कमिश्नर आर इज प्रेजेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। लेट्स सी, फर्स्ट बात देख लीजिए कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जिक्र है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का जिक्र नहीं है। जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हुई थी, और केवल 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन के अंदर जो हेड करता था वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था। मगर क्या हुआ, इसके बाद 2 इलेक्शन कमिश्नर और अपॉइंट किए गए, तो टोटल 3 इलेक्शन कमिश्नर हो गए, जिसमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया और 2 इलेक्शन कमिश्नर हो गए। अब ये पोस्ट क्या है, रिमूव कर दी गई, बहुत शॉर्टली, बहुत कम टाइम के लिए थी फिर उसके बाद 1993 में गवर्नमेंट ने रीइंट्रोड्यूस किया। मतलब आप जान लीजिए, इनिशियली आपसे यूपीएससी ऐसे पूछेगा कि ओरिजिनली जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेबलाइज हुआ था तो उसके अंदर 3 मेंबर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स, गलत हो जाएगा वहीं, ओनली 2 मेंबर थे, ओनली 1 मेंबर था चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देन आफ्टर 1989 में 2 इलेक्शन कमिश्नर आए, फिर 1990 में उनको हटा दिया गया, फिर 1993 में अगेन 3 इलेक्शन कमिश्नर आ गए और 1 चीफ इलेक्शन, मतलब इसमें 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस इलेक्शन कमिश्नर्स। तो ये हमने यहाँ पर देखा। अब ये मल्टी मेंबर बॉडी हो गई। अब इसका टेन्योर वगैरह देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। टेन्योर, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर। अब आप यहाँ देख लीजिए, कोई भी कमेटी का जिक्र नहीं हो रहा वहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी कि कमेटी स्टेबलाइज की जाएगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए। वो कमेटी रिकमेंड करेगी, तब प्रेसिडेंट उसे क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। मगर क्या है, यहाँ पर क्या करती है गवर्नमेंट, कुछ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होते हैं, कोई बहुत नॉलेजफुल लोग होते हैं इलेक्शन के बारे में, सेक्रेटरीज लेवल पर लोग होते हैं, उनको अपॉइंट कर देती है। ठीक है, अब इनका देख लें। टेन्योर जो है 6 ईयर और 65 ईयर। ये टेन्योर जो है, ये सब जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ये। इनके लिए जो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है और ये सब चीज़ें हैं जो ऊपर हमने पढ़ी हैं, उसमें इसका जिक्र दिया गया। अब सैलरी का और स्टेटस जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर होता है। देखो, यह चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि सैलरी जो है हाई कोर्ट के जजेस के बराबर होती है, ऐसे पूछेगा कि क्या सैलरी सुप्रीम कोर्ट के क्या सैलरी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमिश्नर के सैलरी जो है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर होती है। तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही, यही है। अब देखिए आप, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव ओनली इम्पीचमेंट बाय द प्रेसिडेंट। देखो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इम्पीचमेंट वैसे ही होता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का होता है। सैलरी भी देखो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह होती है, स्टेटस भी सुप्रीम कोर्ट की तरह ही होता है, और इम्पीचमेंट भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह ही होता है। और इसमें बात की गई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, इलेक्शन कमिश्नर की बात नहीं की गई है। एक चीज़ ये जान लो। अब ये रिज़ाइन, अब इलेक्शन कमिश्नर की बात होगी। अब इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो इम्पीचमेंट के थ्रू
रिमूव किया जा सकता है क्योंकि उसे टेन्योर मिला हुआ है, सिक्योरिटी टेन्योर है। अब इलेक्शन कमिश्नर को कभी भी रिज़ाइन कर सकते हैं ये, और इन्हें रिमूव किया जा सकता है एक्सपायरी पहले एक्सपायरी से रिमूव किया जा सकता है। एक्चुअली ये इसकी वीकनेस है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मेंबर इजीली रिमूव किया जा सकता है। ऑटोनॉमस बॉडी जो इतने सारे इलेक्शन कराती है उसको इम्पार्शियल होना चाहिए, मगर इसकी पार्शियलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि वो डर बना रहेगा कि हमें कभी भी निकाला जा सकता है। अब देखिए, चीफ इलेक्शन कमीशन रिमूव कर सकता है ओनली ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट लाइक जजेस ऑफ, ये मतलब यही बात बताएगी जो मैंने आपको बताई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो प्रेसिडेंट रिमूव करता है थ्रू इम्पीचमेंट, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जजेस का इम्पीचमेंट होता है। अब अदर जो कमिश्नर है उनका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न उसमें साइलेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी जिक्र नहीं किया कि कैसे उसे रिमूव करना है। केवल ये हो सकते हैं रिमूव चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर रिकमेंड करे कि इनको रिमूव कर दिया जाए तो रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र नहीं है इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट की तरह ही रिमूव किया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्हें कभी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पर रिमूव कर दिया जाएगा। अब वही बात मैंने बताई गई थी, जो टर्म्स वगैरह हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए गए हैं, वो इलेक्शन कमीशन का एक्ट है उससे प्रोविज़न लिए गए हैं। अब ये रिटायरमेंट के बाद कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और कितनी भी बार गवर्नमेंट चाहे तो इन्हें इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट जो बोल रहा है ये इम्पॉर्टेंट है, और इसमें खासकर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट, कितनी बार अपॉइंट किया जा सकता है। सो यूपीएससी पूछेगा केवल 3 ही बार इन्हें अपॉइंट किया जा सकता है, इससे ज़्यादा इन्हें नहीं अपॉइंट किया जा सकता, इसके लिए रिसेस इन्हें लेना पड़ेगा, वहीं गलत हो जाएगा। फर्दर अपॉइंट बाय द गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल आधार इनरोलमेंट डिवाइसेस से रिलेटेड है कि आधार इनरोलमेंट डिवाइसेस में कैसे जीपीएस का यूज़ होता है, और अब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो अमेरिका का है हम उसका यूज़ ख़त्म करके नाविक का यूज़ करेंगे। नाविक क्या है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन, क्योंकि अभी तक अगर कोई भी वेरिफिकेशन होता था पर्सन का और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी तो हम जीपीएस से कलेक्ट करके उसको यूज़ करते थे, मगर अब गवर्नमेंट कर रही है कि हम नाविक जो नेशनल नेविगेशन जो हमारा नाविक है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन उसका यूज़ करेंगे। तो आप नाविक के बेसिक्स जान लीजिए। ये नाविक जो है यूपीएससी में पूछा गया था, अप्रॉक्स 2019 या 20 में पूछा गया नाविक के बारे में, और उसमें 3 स्टेटमेंट थे, उसको हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आता है। तो नाविक क्या है, ऑटोनॉमस रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, मतलब ये एक नेविगेशनल सिस्टम है जो लोगों की लोकेशन बताता है कि आप कहाँ पर स्थित हैं, और इसरो जो है इसका बहुत सारे सिक्योरिटी में और अदर फेनोमेनन में यूज़ करता है। ये डेवलप्ड किया गया है इसरो के द्वारा। ये देखता है 1500 किलोमीटर फ्रॉम इट्स बाउंड्री, मतलब जहाँ पर ये फोकस कर रहा है उससे 1500 किलोमीटर चारों तरफ देख सकता है। मान लो यहाँ फोकस कर रहा है तो इधर चारों तरफ 1500 किलोमीटर ये देख सकता है। अब 2 टाइप की सर्विसेज ये देता है। पहली सर्विस देता है स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस, मतलब सभी को वो सर्विस प्रोवाइड होती है। आप कहीं गए, आपने मॉल का एड्रेस डाला और आपकी लोकेशन ये है, मॉल की लोकेशन ये है, तो आपको दिखाएगा ऐसे चलते हुए, ये हो गया। फिर रेस्ट्रिक्टेड सर्विस है, मतलब केवल अथोराइज्ड यूज़र्स को ही दिया जाता है। इसमें एक मैंने बताया नहीं, मिलिट्री वगैरह जो है इसको यूज़ करती है, मिलिट्री वगैरह यूज़ करती है। अब एक्यूरेसी बता रहे हैं इसकी 20 मीटर के इर्द गिर्द है, मगर अगर आप चल रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है आप जहाँ चल रहे हैं वहीं दिखाएगा। जीपीएस, अमेरिकन जीपीएस की बहुत ज़्यादा इसमें क्या कहते हैं उसे, एक्यूरेसी है, मगर इनकी इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है। अब 7 सैटेलाइट हैं इसमें जो अप्रॉक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हैं इंडिया से। तो 3 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, और 4 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। आप देखिए यूपीएससी ने यहीं से क्वेश्चन पूछा था, यही स्टेटमेंट डायरेक्ट रख दिया था
डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ लिया था कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में 4 सैटेलाइट हैं, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में 3 सैटेलाइट है। वहीं गलत हो गया क्योंकि हमने देखा 3 है जियो स्टेशनरी में और 4 हैं जियो सिंक्रोनस में। अब आप देख लीजिए जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इसका मैप। आप ये देखिए डायग्राम, ये जियो स्टेशनरी है जो इक्वेटर के 7 चक्कर लगाता है, इसे जियो स्टेशनरी कहा जाता है। और जो इक्वेटर से इंक्लाइंड होता है उसे जियो सिंक्रोनस कहा जाता है। आप ये चीज़ जान लीजिए, जो स्टेशनरी होता है वो जियो सिंक्रोनस का स्पेशल टाइप होता है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की खासियत ये है, जितनी देर में अर्थ रोटेशन करती है सेम उतनी ही देर में ये सैटेलाइट भी अर्थ के साथ मूव करता है। और इसका अर्थ के साथ मूवमेंट इसलिए रखा जाता है ताकि एक पर्टिकुलर रीजन पर हम फोकस कर सकें। इसका मेन पर्पज़ ये होता है। जियो सिंक्रोनस भी अर्थ की रोटेशन के साथ मूव करता है, मगर ये कंप्लीट सेम नहीं होता है जियो स्टेशनरी की तरह। ये इसकी जो पोजीशन होती है वो थोड़ी सी हिलती ढुलती रहती है। ये इंक्लाइंड होता है पहली चीज़ जियो सिंक्रोनस, और दूसरी चीज़ अर्थ की रोटेशन के साथ तो मूव करता है मगर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होती। आप ये देख लो, यहाँ मैंने आपको डिफरेंसेस दिखाए, आप ये डिफरेंसेस देखो। अब आप यहाँ देखिए, जियो स्टेशनरी क्या सर्कुलर ऑर्बिट है, जियो सिंक्रोनस क्या ऑर्बिट इज नॉट सर्कुलर। सर्कुलर नहीं है, मैंने बताया ये अर्थ है तो इसके ऐसे ये मूव करता है ऐसे, और जियो स्टेशनरी ऐसे मूव करता है। ठीक है, पोलर तो आपको पता ही है, पोल टू पोल करेगा ऐसे, पोलर ऐसे करेगा, ये पोलर है नॉट सर्कुलर। अब इक्वेटर पे जीरो एंगल बनाता, मैंने बताया ये इक्वेटर के साथ मूव करता तो जीरो एंगल बनाएगा, ये नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा। ठीक है, वेलोसिटी भी लगभग सेम होती, इसकी भी सेम होती, इसकी सेम नहीं होती है। वेलोसिटी अर्थ की वेलोसिटी की एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होती है। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी इक्वल होता है, सबका इक्वल होता है। ये स्टेशनरी अपीयर करता है, ये लुक ऑसिलेशन बट नॉट स्टेशनरी। बस यही डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। 2 डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक जो है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन इसका टिल्टेड होता है जियो सिंक्रोनस का, जबकि जियो स्टेशनर का इक्वेटर के साथ होता है बिल्कुल। ठीक है, और जियो सिंक्रोनस क्या होता है, ऑसिलेशन एकदम सेम लगता है मगर स्टेशनरी नहीं होता, ऐसी सेम पोलर भी नहीं होता है। ठीक है, ये 20,000 से 36,000 किलोमीटर तक सरफेस से अर्थ के पहुंचाए जाते हैं। ये 20,000 से 36,000 तक ये भी होते हैं, टिपिकली 500 से 800 होता है। तो हमने यहाँ पर डिफरेंस देखा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी और पोलर ऑर्बिट में क्या डिफरेंस है, कैसे जियो स्टेशनरी इक्वेटर के अराउंड मूव करता है, जियो सिंक्रोनस इंक्लाइंड होता है थोड़ा सा, और ये पोलर के अराउंड मूव करता है पूरे। अब आगे हम देख लेते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम की बात की गई है। क्या हुआ है रिसेंटली, अभी एक न्यूज़ आ रही है ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम की। जो अपोजिशन है वो मांग कर रही है ओल्ड पेंशन स्कीम को रिन्यू करने की, जबकि जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि न्यू पेंशन स्कीम ज़्यादा ज़रूरी है। इसका रीज़न पहली बात तो है फिस्कल बर्डन। गवर्नमेंट के ऊपर अगर ओल्ड पेंशन स्कीम चालू की जाती है तो फिस्कल बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाए, इसीलिए न्यू पेंशन स्कीम में ऐसे प्रोविज़न है कि एम्प्लॉय की सैलरी से पैसा कटता है, गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट करती है और एम्प्लॉय को वो मिलता है। वाइल ओल्डर पेंशन स्कीम में सैलरी से एम्प्लॉय के पैसा कटता है मगर गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है और ये लाइफ टाइम होती है, लाइफ टाइम होती है ये, मगर लाइफ टाइम नहीं होती है। क्या कहते हैं इससे, न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम लाइफ टाइम आपको नहीं मिलेगी, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम आपको लाइफ टाइम मिलेगी। ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम के कुछ प्रोविज़न हम देख लेते हैं यहाँ पर। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है फिक्स्ड मंथली सैलरी देता है, आपको एम्प्लॉय को फिक्स्ड मंथली इनकम मिलेगी। और ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपकी जितनी सैलरी थी उस सैलरी का 50% एज आपको सैलरी मिलेगी रिटायरमेंट के बाद। ये ओल्ड पेंशन स्कीम की बात है। टैक्स के कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे, कोई टैक्स वुक्स मिलता है तो वो गवर्नमेंट ही रख लेती है, और इनकी स्कीम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा।
ओनली गवर्नमेंट, और ये ओनली गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलती थी। यहाँ पर दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो प्रीलिम्स में पूछी जाती। ओल्ड पेंशन स्कीम ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए थी, यहाँ पर ओनली लिखा। जबकि न्यू पेंशन स्कीम आप देखेंगे कि प्राइवेट पर्सन भी उसे ज्वाइन कर सकता है, न्यू पेंशन स्कीम को, ठीक है। और टैक्स को अट्रैक्ट नहीं करती है और इन्हें टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलते हैं, और 50% जो है सैलरी का मिलती है और फिक्स्ड होती है मंथली। अब न्यू पेंशन स्कीम के बारे में देख लेते हैं। ये गवर्नमेंट ने 2004 में इंट्रोड्यूस की थी। 2004 में जब अटल जी की गवर्नमेंट थी तब अटल जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ये पेंशन न्यू पेंशन स्कीम जो है प्राइवेट सेक्टर भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने आपको बताई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस ही पूछता है, आपका माइंड कितना क्यूरियस है चीज़ों को जानने के लिए। सैलरी जो कंट्रीब्यूट करता है वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, और अमाउंट इज़ इन्वेस्टेड इन मार्केट लिंक इंस्ट्रूमेंट, मतलब फुल्ली कैपिटलिस्ट मॉडल है ये वाला, ये सोशलिस्ट मॉडल आप कह सकते हैं। आपकी सैलरी जो है मार्केट में इन्वेस्ट की जाएगी, जबकि उसमें कोई पता नहीं है आपकी मार्केट में की जाएगी। टैक्स डिडक्टेबल है, आपकी जो सैलरी है वो टैक्स उस पर लगाया जाएगा, आपका जो जमा हो रहा है। आप 60% जो है सैलरी निकाल सकते हैं मैच्योरिटी के बाद, 40% जो है टैक्सेबल है। मतलब आप न्यू पेंशन स्कीम में देखेंगे बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न हैं जो कैपिटलिस्ट मॉडल में जो होते हैं, और ओल्ड पेंशन स्कीम में आप देखेंगे तो सोशलिस्ट मॉडल वाले प्रोविज़न है, जिसमें बताया गया है कि कैसे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, ये मैंडेटरी है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय पे, बाकी जो है कोई भी इसे ज्वाइन कर सकता है इसमें एनरोलमेंट के थ्रू। मंथली कंट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉय के द्वारा किया जाता है 10% ऑफ देयर सैलरी। वही सब बातें बताई गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी कितना इसमें कंट्रीब्यूट करती है, ये सब बातें बताई गई। सिटीजन जो है, कोई भी सिटीजन 18 से 65 की साल तक एनपीएस ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पर हमने ये चीज़ देखी। मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम्स में ये डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी था कि कैसे ओल्ड पेंशन स्कीम सोशलिस्ट मॉडल है और कैसे न्यू पेंशन स्कीम कैपिटलिस्ट मॉडल है। इसमें आप पर टैक्स भी लगता है, कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा करना पड़ता है, आप 60% कभी भी निकाल भी सकते हैं, मगर उसमें क्या है, आपको लाइफ टाइम मिलता रहता है, आपके मरने से पहले तक मिलता रहता। वो केवल ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को थी ओल्ड पेंशन स्कीम, मगर न्यू पेंशन स्कीम जो है वो आप कोई भी प्राइवेट पर्सन ज्वाइन कर सकता है 18 से 65 साल में। तो ये डिफरेंसेस हमने देखे ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में। और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में हमने पढ़ा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने आज डिस्कस किए। आप इसको शॉर्ट नोट्स बनाइए। थैंक यू।